प्रिय छात्राओं, आज हम टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट में जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है टैक्स प्लानिंग फॉर सैलरीज, वेतन के लिए कर नियोजन। देखिए, वेतन से आय आपने अपने ग्रेजुएशन करते समय इनकम टैक्स में आपने वेतन से आय को पढ़ा है। उस वेतन से आय की गणना करते समय कर्मचारी किस तरीके से कर नियोजन कर सकता है वो आज हम टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। टैक्स प्लानिंग पर चर्चा करने से पहले मैं संक्षिप्त में वेतन से आय पर प्रकाश डाल रही हूँ कि किस प्रकार आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर योग्य वेतन की गणना एक कर्मचारी द्वारा की जाती है। देखिए, हम एक हेडिंग लगाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर सच एंड सच फॉर द असेसमेंट ईयर, है ना। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक सैलरी, मूल वेतन। ये मूल वेतन जब आपने पढ़ा है तो हमने कहा कि मूल वेतन वो होता है कि जो कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रारंभिक वेतन के रूप में दिया जाता है, यानी कि जो उसका मूल वेतन, उसकी बेसिक सैलरी होती है। ये प्राय मासिक आधार पर दिया जा सकता है या वेतन श्रृंखला के आधार पर दिया जा सकता है। साथ ही साथ हम यदि उस गत वर्ष में, संबंधित गत वर्ष में यदि करदाता का कोई पूर्व में वेतन बकाया है, वो मिलता है और उस पर टैक्स नहीं लगा है तो हम उसे शामिल करते हैं। इसी तरीके से यदि करदाता ने कोई अग्रिम वेतन राशि प्राप्त की है तो उसे भी हम उस गत वर्ष में ही, संबंधित गत वर्ष में जब वो प्राप्त हुई है तभी उसे शामिल करते हैं। इसी तरह नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला बोनस, कमीशन, चाहे वो मासिक आधार पर हो चाहे बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से हो, उसे भी हम इसमें शामिल करते हैं। इसी तरीके से अंतरिम वेतन, इंटरिम सैलरी यदि कोई मिलती है उसे भी हम शामिल करते हैं। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए नकद रूप में जो भत्ते दिए जाते हैं उसे भी हम शामिल करते हैं। उसके लिए हमने 3 कैटेगरी पढ़ी है, पूर्णतया करमुक्त भत्ते, आंशिक करयोग्य भत्ते और पूर्णतया करयोग्य भत्ते। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके रिगार्डिंग कुछ PDF हैं डिटेल में, ताकि आपको वापस सब कुछ रिवाइज हो जाए, वो PDF भी मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगी, आप उन्हें देख लीजिएगा। इसी तरीके से जो अनुलाभ एवं सुविधाएं, परक्विजिट्स या पर्क्स जो हैं, जो कि सुविधा के रूप में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए जाते हैं, उन्हें भी हम कर योग्य वेतन से आय की गणना करते समय शामिल करते हैं। उसमें भी हमने 3 कैटेगरी करके हम उसका परिकलन करते हैं। सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ और सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ। तो अनुलाभ और भत्तों में जो मुख्य अंतर है वो क्या है कि भत्ते नकद में प्रदान किए जाते हैं, जबकि अनुलाभ सुविधा और वस्तु के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा नियोक्ता अपने कर्मचारी को वेतन के स्थान पर अन्य लाभ भी देता है, जैसे उसकी सेवानिवृत्ति के समय या उसकी मृत्यु पर प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्जित अवकाश वेतन, क्षतिपूर्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दी जाने वाली राशि, प्राप्त होने वाली राशि, नोटिस अवधि का वेतन, नौकरी ग्रहण करने से पूर्व व नियुक्ति के पश्चात का वेतन एवं भविष्य निधियाँ। भविष्य निधि को भी हम 3 तरह की भविष्य निधि हमने पढ़ी है। वैधानिक भविष्य निधि, जिसको कि हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं, प्रमाणित भविष्य निधि, जिसको कि हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं, और अप्रमाणित भविष्य निधि यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के नाम से हमने पढ़ा है। आपको हालांकि वही सब इनकम टैक्स में जो हमने पढ़ा यहाँ तक वही सारा कुछ है। सुपर एन्युएशन फंड भी अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड हमने पढ़ा है। फिर भी क्योंकि थोड़ा यदि आपको इसमें कहीं कुछ स्मृति भ्रमित हो जाती है, भूल जाते हैं हम, तो उसके लिए मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं उसकी प्रावधान जो है वो मैं आपको PDF के माध्यम से प्रेषित करूँगी। जब हम सकल वेतन की गणना कर लेते हैं तो उसमें आयकर प्रावधान में कुछ कटौतियों को भी देने का प्रावधान है, जिसमें हम प्रमाणित कटौती देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, मनोरंजन भत्ते की कटौती और रोजगार कर की कटौती।
एम्प्लॉई या कर्मचारी जिस कटौती की पात्रता रखता है वही कटौती हम उसे स्वीकृत कर देते हैं। इस तरह हम ज्ञात करते हैं कटौतियों से पूर्व सकल वेतन से आय और कटौतियों के बाद वेतन की कर योग्य आय। तो सकल वेतन में और कर योग्य वेतन में एक ही अंतर होता है कि हम सकल वेतन में से जब कटौतियाँ दे देते हैं उन्हें कम करने के बाद जो राशि आती है वो कर योग्य वेतन की राशि कहलाती है। अब हम अपने नियोजन के बिंदु पर आते हैं कि कर नियोजन करदाता वेतन के संबंध में किस तरीके से प्राप्त कर सकता है। देखिए, कर नियोजन की योजना एक दीर्घकालीन योजना है जो कि ऐसा नहीं है कि हम एक क्षणिक उसका कोई निर्णय ले सकते हैं, है ना। तो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कर नियोजन की जो प्रक्रिया होती है वो इस तरह से स्पष्ट होनी चाहिए कि ना तो नियोक्ता को कोई नुकसान हो ना कर्मचारी को कोई नुकसान हो, अपितु ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि दोनों के लिए ही लाभप्रद रहे, हमारे राजस्व में भी कमी नहीं आए, हमारी सरकार के लिए भी फायदेमंद रहे, हमारे राष्ट्र के लिए भी हित कर रहे और एक इस तरह का मैसेज जाए कि कर्मचारी ने कर नियोजन के आधार पर अपने वेतन को किस तरह से निर्धारित किया है। इस संदर्भ में हम कर नियोजन की कुछ प्रामाणिक विधियों पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, वेतन शीर्षक की आय संबंधी कर नियोजन में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कर नियोजन की विधियों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि कर्मचारी का कर दायित्व कम से कम हो एवं नियोक्ता को भी अपने कर्मचारियों को चुकाए गए वेतन, भत्तों एवं अन्य लाभों आदि के संबंध में व्यवसाय से प्राप्त आय ज्ञात करते समय छूट का लाभ मिल सके, अर्थात व्यय के रूप में उसे ये कटौती मिल सके। इस संबंध में निम्नलिखित विधियों को ध्यान में रखा जा सकता है। पहली विधि पे हम आते हैं, नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध। देखिए, वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्ति एवं वेतन प्रदान करने वाले व्यक्ति के मध्य कर्मचारी एवं नियोक्ता का संबंध होना चाहिए। यदि इस प्रकार का संबंध न हो तो नियोक्ता को चुकाए गए वेतन के संबंध में व्यय की कटौती का लाभ नहीं मिल पाएगा और ना ही प्राप्त करने वाले व्यक्ति को की जो आय है वो वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी। यदि आय वेतन के रूप में हो परंतु वेतन शीर्षक में कर योग्य न हो तो उसे वेतन शीर्षक में मिलने वाली किसी भी छूट एवं राहत का लाभ कर्मचारी को नहीं मिल सकता। अतः सबसे पहली बात तो ये है कि नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक है। दूसरा बिंदु जो हमारा आता है वो है कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में कर नियोजन के लिए सामंजस्य स्थापित होना। कैसे कि कर्मचारी एवं नियोक्ता को वर्तमान में कर प्रावधानों से मिलने वाले लाभ की तुलना भविष्य में मिलने वाले लाभ जैसे भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि से करनी चाहिए। किसी वेतन संरचना का अगर हम चयन करते हैं तो यह संभव है कि वर्तमान में कर दायित्व कम हो रहा हो परंतु सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले लाभों पर अधिक कर लग रहा हो या इसकी उलट स्थिति भी हो सकती है। अतः कर्मचारी को दोनों प्रकार से कर नियोजन में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। तीसरा आता है हमारा वेतन का विभाजन करके। किस तरह से देखो कि कर्मचारी के हित में पूरा वेतन एक मुश्त बिना किसी विभाजन के प्राप्त करना उचित नहीं रहता है। उसके लिए यही सही है कि वो वेतन के विभाजन हेतु विभिन्न प्रकार के भत्तों एवं अनुलाभों का चयन करे जो कर्मचारी के लिए या तो कर मुक्त हो या कम दर पर कर योग्य हो। साथ ही साथ नियोक्ता को भी इस संबंध में व्यय के रूप में कटौती मिल सके। तो वेतन इस तरीके से विभाजित हो भत्तों और अनुलाभों के रूप में कि कर्मचारी को भी उसका लाभ मिल सके और नियोक्ता को भी व्यय के रूप में उसकी कटौती मिल सके। अगली जो विधि हमारे पास आती है वो है वित्तीय आवश्यकता होने पर कर्मचारी द्वारा ऋण को प्राथमिकता देना। देखिए, यदि कर्मचारी को वित्तीय आवश्यकता के समय वो अग्रिम वेतन न लेकर कुछ महीनों के लिए वेतन के बराबर नियोक्ता से ऋण लेता है जिसका समायोजन आगामी महीनों में वो वेतन से कर सकता है। इस प्रकार से ली गई ऋण की राशि वेतन के रूप में कर योग्य नहीं होगी, जबकि अग्रिम वेतन लेने से
जिस वर्ष में वो अग्रिम वेतन लेगा उसी वर्ष की आय मानते हुए उसे अधिक दर से कर का भुगतान करना होगा। तो वो अगर अपनी कोई इस तरह की वित्तीय आवश्यकता है तो कर नियोक्ता से ऋण लेकर के उसे पूरा कर सकता है। अगला हमारा इसमें विधि आती है महंगाई भत्ता वेतन से अलग प्राप्त करके। किस तरह से, देखो, नियोक्ता द्वारा महंगाई भत्ता अलग से दिया जाना चाहिए, उसे मूल वेतन में समाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन एवं अन्य भत्ते मूल वेतन के आधार पर निर्धारित हो तो इनकी राशि कम होगी। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन का भाग माना जाना चाहिए। इससे कर्मचारी को मकान किराया भत्ता, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि के निर्धारण में लाभ होगा। इससे वर्तमान कर दायित्व कम हो जाता है एवं सेवानिवृत्ति लाभ अधिक मिलते हैं। इस प्रकार से वेतन संरचना निर्धारण करते समय कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला बिंदु आता है मकान किराया भत्ते के संबंध में। देखो, मकान किराया भत्ते की राशि का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्मचारी को आयकर अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम कर मुक्ति का लाभ मिलना चाहिए। इसी तरीके से कुछ जो भत्ते हैं वो आयकर अधिनियम सीमा में होने चाहिए। इससे कर्मचारी को भी लाभ प्राप्त होता है तथा उसका वेतन कर योग्य आय में बढ़ता नहीं है। कैसे कि यदि कर्मचारी के हित में कुछ भत्ते ऐसे हैं जो कि जिनके अंतर्गत आयकर अधिनियम में सीमा वर्णित की गई है, यदि वो उसी सीमा में मिलते हैं तो कर्मचारी उनकी कर मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे बच्चों की शिक्षा का भत्ता, बच्चों की छात्रावास का भत्ता, जनजातीय क्षेत्र भत्ता, सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ता आदि। अगला हमारा बिंदु आता है नियोक्ता को अपने जीवन साथी को कर्मचारी नियुक्त करने के संदर्भ में। देखो, नियोक्ता को अपने जीवन साथी को, अपने स्पाउस को कर्मचारी के रूप में तभी नियुक्त करना चाहिए जबकि वो पेशेगत योग्यता रखता हो, क्योंकि तभी उसे दिए जाने वाले वेतन की वह व्यय के रूप में कटौती प्राप्त कर सकता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वह वेतन देने के बाद भी उसकी कटौती व्यय के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। अतः नियोक्ता अपने जीवन साथी को योग्यता होने पर ही कर्मचारी के रूप में नियुक्त करे तो उसके लिए वह लाभप्रद रहेगा। अगला हमारा बिंदु आता है कि यदि कर्मचारी भारत के बाहर नियुक्त है तो उसे दिए गए वेतन में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना अनिवार्य है, अन्यथा उसे दिया गया वेतन व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होगा और नियोक्ता को व्यय के रूप में वेतन की कटौती स्वीकृत नहीं होगी। अगला हमारा बिंदु आता है कर्मचारी की भविष्य निधि के अंशदान के संबंध में। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से भविष्य निधि के अंशदान एवं अन्य प्रकार की कटौतियाँ की जाती है तो इस प्रकार की कटौती की गई राशि को जो भी उससे संबंधित भविष्य निधि में जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा नियोक्ता की आय मानकर उसे नियोक्ता के लिए कर योग्य मान लिया जाता है। तो नियोक्ता को उसे उसी समय अवधि में संबंधित भविष्य निधि में जमा करवाना अनिवार्य है। तो ये कुछ विधियां हैं जिनको ध्यान में रख के कर्मचारी और नियोक्ता दोनों वेतन में से जो कर योग्य आय है उसका कर नियोजन कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। इसी तरीके से धारा 89 में कर की राहत का लाभ उठा करके भी कर्मचारी जो है वो अपनी कर की राशि को कम कर सकता है। कैसे, देखिए कि यदि कोई वेतनभोगी कर्मचारी गत वर्ष में पूर्व के वर्षों की बकाया वेतन राशि अथवा आगामी महीनों का अग्रिम वेतन प्राप्त करता है तो एक ही वर्ष में ये दोनों राशियाँ हो जाने से या एक से अधिक राशि हो जाने से कर योग्य राशि बढ़ जाती है तथा उस पर अधिक दरों से कर लगता है। जबकि पूर्व के वर्षों में यदि उसकी कर योग्य आय कम रही होगी तो उसने कम दर से कर का भुगतान किया होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कर उसका नील भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिनियम में धारा 89 में कर से राहत मिल सकती है उसे, और ऐसी कर से राहत उस दशा में भी मिल सकती है जबकि वह उसे पूर्व के वर्षों की मासिक पेंशन की राशि पर एक साथ गत वर्ष में उसे मिली हो। तो इसमें क्या ऐसे प्रावधान हैं धारा 89 में जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। पहला यह है कि जिस गत वर्ष में पूर्व के वर्षों की बकाया राशि कर्मचारी को प्राप्त हुई है उसे उसी वर्ष की आय मानते हुए उस वर्ष की आय जो अन्य आय है उसके साथ सम्मिलित करके कुल कर योग्य आय
एवं कुल कर दायित्व की गणना करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा गत वर्ष है, मान लीजिए 13-14 गत वर्ष का कोई बकाया वेतन है जो कि कर्मचारी को हमारे इस गत वर्ष में मिला है, तो हम ये जो प्राप्त बकाया राशि है उसको उसी गत वर्ष में ले जा करके अन्य आय में शामिल करेंगे और कुल आय ज्ञात करके उस पर कुल कर दायित्व की गणना करेंगे। इसी प्रकार जिस गत वर्ष में पूर्व के वर्षों की बकाया राशि प्राप्त हुई है उस गत वर्ष में ऐसी बकाया राशि को सम्मिलित न करते हुए अन्य आयों के आधार पर कुल कर योग्य आय एवं कुल कर दायित्व की गणना करनी चाहिए। इसके बाद दोनों प्रकार से ज्ञात की गई कुल कर दायित्व का अंतर ज्ञात करना चाहिए। कुल प्राप्त बकाया राशि का विश्लेषण करके यह ज्ञात किया जाता है कि पूर्व के गत वर्षों में किस गत वर्ष से संबंधित कितनी बकाया राशि प्राप्त हुई है। इसके बाद करदाता को क्या करना चाहिए कि जिस गत वर्ष में बकाया राशि अथवा अग्रिम राशि प्राप्त हुई हो उस वर्ष से पूर्व के वर्षों में उसे भिन्न भिन्न गत वर्षों से संबंधित आय को शामिल करते हुए पूर्व गत वर्षों की कर योग्य आय ज्ञात करनी चाहिए। इसी तरह पूर्व के गत वर्षों में जितना कर दायित्व था एवं इस प्रकार से बकाया राशि सम्मिलित करने के पश्चात जितना कर दायित्व हुआ है उसका अंतर ज्ञात करना चाहिए। अब हमने जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो क्या था कि हमने पहले क्या किया कि जिस गत वर्ष से संबंधित वो बकाया राशि था वहाँ शामिल करके हमने कर दायित्व ज्ञात किया। फिर जिस गत वर्ष में प्राप्त हुआ वहाँ हमने उसको सम्मिलित न करते हुए कर दायित्व को ज्ञात किया। तो हम जो हमारा थर्ड पॉइंट था कि दोनों का हमने अंतर ज्ञात किया, यदि वो अंतर जो है मतलब जो थर्ड पॉइंट का हमारा अंतर है वो यदि लास्ट में जो हमने अंतर की राशि ज्ञात की है उन दोनों में यदि अंतर आता है तो उन दोनों की राशियों के अंतर को हम धारा 89 के अंतर्गत कर से राहत के रूप में उसका लाभ उठा सकता है। तो एक कर्मचारी को आयकर अधिनियम में जो धारा 89 में कर से राहत दी गई है, यदि उसे कोई एडवांस सैलरी या एरियर्स ऑफ सैलरी गत वर्ष में प्राप्त हुई है तो वो इस प्रक्रिया को अपनाकर कर राहत का लाभ उठा सकता है। अगली क्लास में हम वेतन के लिए कर नियोजन संबंधी अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।